रात की सांसों में एक अलग तरह का हिमघराट था। शहर की आवाजें कुछ फीकी पड़ चुकी थी, पर अर्जुन की दुनिया में कलह तेज चल रही थी। उसने जितनी बार फरिश्तों के सामने खड़ा होना सीखा, आज पहली बार महसूस किया कि कुछ जख्म भीतर से चल रहे हैं। ऐसे जख्म जो गोली नहीं, यादों की आग से बनते हैं। एयरफील्ड पर हुए हमले के कुछ दिन बीत चुके थे। विदेशों में कल्ट के कुछ नेटवर्क हिल चुके थे, लेकिन उसकी जीत आधी थी, क्योंकि उसकी सच्ची लड़ाई अब उसी के भीतर बज रही थी। दोपहर का सूरज बेदर्दी से सेफ हाउस की बालकनी पर पड़ता था। अर्जुन ने मैप खोला और सारे नोड्स एक बार फिर देखा। नाइरोबी के ब्लड चैनल, सेंट्रल ईस्ट यूरोप के ट्रस्ट लिंक्स, और वही हिमालय की गुफा जिसका नाम अब उसकी रूह में उतर चुका था। उसने रेवा को बुलाया, वो एक्समी 6 की दिमाग कोलाहल फूंक देने वाली साइकोलॉजिस्ट, और दोनों ने लंबे समय तक कमरे की खामोशी में बातें की। रेवा ने कहा, यह हमला उसकी जड़ों पर गया है। इसे मिटाने के लिए हम जड़ों की पहचान नहीं, पुराने सूक्ष्म संकेतों को मिटाएंगे। मेमोरी आसामा बनानी होगी। अर्जुन ने सिर्फ सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि अब हर हथियार उसकी मेमोरी बन जाएगी। वहीं किसी और ने, वह आवाज जिसे उसने कभी सपनों में सुना था, ने पहली बार लाइव कदम रखा। फादर ने कोई तेज धमाका नहीं किया। उसने शांति से दुनिया को दिखाया कि वह मन के भीतर प्रवेश कर सकता है। सुबह होते होते एनक्रिप्टेड चैनल्स पर एक फाइल ने अर्जुन का फोन रोशन कर दिया। नाम था द मदर। स्क्रीन पर एक महिला की परछाई आ रही थी। आवाज शांत थी, पर उसके शब्द अर्जुन की नसों में बर्फ जमाते गए। तुम्हारे माँ ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा था ताकि कुछ पवित्र पूरा हो। तुम उन्हीं हाथों का परिणाम हो। वीडियो साल्टज की तरह इंतजाम करके आया था। पुराने फुटेज, अनाथालय का पता, छोटे छोटे चेहरों की झलकियां, और अंत में एक चेहरा जिस पर अर्जुन की आत्मा साल भर पहचानती रही। वह चेहरा कुछ ऐसा था जिसे उसने कभी पहचानने की हिम्मत नहीं की थी। अर्जुन ने अपने हाथ को ज्यादा कसकर मरोड़ा। उसके अंदर बड़े शोर की तरह एक सवाल उठ खड़ा हुआ। क्या उसकी माँ सच में जिंदा थी? क्या वह वही सिलुएट थी जो फादर ने भेजी थी? क्या फादर ने उसके माता पिता की पूरी कहानी एक बार फिर से जीवन में लौटा दी थी ताकि अर्जुन का अस्तित्व ही ढह जाए? रेवा ने तुरंत कहा, ये टैक्टिक इमोशनल एंकरिंग है। वे तुम्हारी प्राइमरी अटैचमेंट्स को वेपनाइज कर रहे हैं। हमें पहले वेरीफाई करना होगा, रील या स्टेज्ड। अगर स्टेज्ड है तो इसका पावर घटेगा, अगर रील है तो हमें प्लान बदलना होगा। तृप्ति की तरह अर्जुन ने अपनी टीम को तुरंत जुटाया। निखिल ने डिजिटल फॉरेंसिक के द्वारा वीडियो के मेटा डाटा को तुरंत तोड़ा और ट्रैकर्स लगाकर पकड़ा। फाइल का ओरिजिन उस गुफा से संबंधित नहीं तो दिखा ही रहा था। ये कई प्रॉक्सी लेयर से गुजर कर आया था। साइप्रस, पेरू, फिर सर्बिया, लेकिन एक फिंगरप्रिंट लगातार साथ आई। वही कॉपर सेंटर्ड एश सिंबल जो फादर की सैंक्चुरी में दिखाई देता था। इसका मतलब साफ था, यह फादर की डेलिब्रेट बता थी। वह अर्जुन की पहचान को उलझा रहा था ताकि अर्जुन अपने आप पर शक करने लगे। रात में ही अर्जुन ने फैसला किया, वह खुद उस अतीत की डोर पकड़ेगा। उसने अपने एक पुराने कॉन्टैक्ट को फोन किया, वही व्यक्ति जो वर्षों पहले उसे अनाथालय से निकाल कर पहुंचा था। कॉन्टैक्ट ने हिचकते हुए कहा कि अनाथालय का नाम और आज का स्वरूप दोनों मिले, पर जो रिकॉर्ड्स थे वे कहीं गायब थे, जिन्हें कभी किसी ने हल्के हाथ से नहीं छुआ। अर्जुन को लगा कि अब फिजिकल सर्च ही अंतिम जवाब दे सकता है। उसने रात होते ही गाड़ी निकाली और शहर के पुराने हिस्से की ओर निकल पड़ा। वही इलाका जहां एक बार उसकी बचपन की खुशियां और कटुया दोनों जमी थी। अनन्या सेफ हाउस में अकेली नहीं रही। उसने अपनी मजबूरियों को खुद से परखना शुरू कर दिया। उसकी अंदरूनी दुनिया, उन तंत्र और कॉपर बॉल के ध्वनियां अब बार बार आंखों के सामने आती, पर हर बार जब वह डूबती, अर्जुन की एक इमेज उसे खींच ले जाती। उसकी हंसी, उसकी चोटें, उसकी प्रतिज्ञा, मैं तुझे नहीं खोऊंगा। उसने रेवा से भी मिलना चाहा। रेवा ने उसे कुछ ब्रीदिंग प्रोटोकॉल्स दिए और कहा, तुमको मेंटल एंकर्स चाहिए, कुछ चीजें जो फादर की भाषा को दबा दें। तुम्हारे पास उनका सबसे बड़ा एंकर है, तुम इंसान हो, उसे रोज दोहराओ। अनन्या ने ये किया। उसने अपने हाथ में अर्जुन की तस्वीर रखी और रात में बार बार कहा, मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ। ये शब्द उसकी तीली बन गए। अर्जुन शहर के पुराने मार्गों पर गया। वह अनाथालय पहुंच चुका था। भवन अब आधा टूट चुका था, पर दीवारों पर कुछ निशान थे, बचपन की उंगलियों के निशान, छोटे छोटे कक्ष जहां कभी बच्चे हंसे होंगे। उसने वहीं एक डस्टी रजिस्ट्री ऑफिस खोजा। अंदर फाइलों का ढेर था। उसने हर पन्ना उल्टा। कुछ डॉक्यूमेंट्स बर्न कर दिए गए थे, कुछ कटे हुए थे, पर फिर भी वह एक नाम मिला, सावित्री मल्होत्रा। और तिथि, कई साल पहले के हॉस्पिटल डिस्चार्ज रिकॉर्ड्स, और एक छोटी सी लाइन, चाइल्ड गिवन टू ऑर्फनेज फॉर प्रोटेक्शन। अर्जुन की हथेलियों से पसीना टपका। यह एविडेंस दर्शा रहा था कि उसकी माँ, सावित्री, कहीं न कहीं थी। उसे छोड़ा गया था, किसी ने उसकी सुरक्षा के लिए प्रबंध किया था। पर यह क्या आशा थी या शैतानी जाल? हीनता और उम्मीद एक साथ धधकने लगी। वो रात अर्जुन ने नाश्ते की तरह कुछ और भी पाया। एक पुराने कैटेका का नाम, रामनाथ।
रामनाथ अब वृद्ध था पर आंखों में सच्चाई थी। उसने धीरे से कहा, साहब, वो महिला थी, सावित्री। वह एक बार आई थी, रोई थी, कहा था, बेटा तुम्हें सुरक्षित रखना है। फिर कुछ साल बाद न्यूज आई कि उन्होंने उसे लेने आए और फिर कुछ भी नहीं दिखा। पर मैं याद रखता हूँ, उन्होंने गुफा की बात कही थी, किसी तरह के रिचुअल की। अर्जुन को लगा कि पत्थर पर एक दरार पड़ गई, अब उसे दिशा मिली थी। वक्त बहुत कम था, फादर ने पहले ही उसकी बाहों में तलखी फेंक दी थी। एक ऐसी चाल जिससे अर्जुन का एवरी स्टेप इमोशनल माइनफील्ड बन जाता था। हवेली के पास आते हुए अर्जुन ने समीर को कहा, हम अचानक असॉल्ट नहीं करेंगे, अब हम डिटेक्टिव बनेंगे, हर प्रूफ को उजागर करेंगे। हमें पहले पब्लिक ट्रूथ बॉम्ब तैयार करना होगा, उनके सैंक्टिफाइड अकाउंट्स का एविडेंस, उनके वॉलंटियर्स के पेड लेजर्स, सब कुछ। जब ट्रूथ कोर्टयार्ड पर फूटेगा तभी उनका स्पिरिचुअल आर्मर टूटेगा। समीर ने सिर हिलाकर कहा, पर पहेली ये है, अगर वह वीडियो वास्तविक है तो इफेक्ट बहुत डीप होगा। अर्जुन ने चुप्पी में कहा, तो हम रील बना देंगे कि ये स्टेज्ड है, हम उनकी क्रेडिबिलिटी को मिटा देंगे। रात गहराई तक गई। फादर ने अपनी प्लान की चौथी लेयर खींची। उसने एक और पार्सल भेजा। इस बार फोन पर एक खाली लाइन बजी और फिर एक आवाज आई। वह आवाज किसी बच्चे की थी। तथा उसके बाद एक और क्लिप आया, एक पुराना हॉस्पिटल फुटेज जिसमें एक नवजात को नर्स को देते हुए दिखाया गया। स्क्रीन पर एक पर्ची उभर कर आई, चाइल्ड अडॉप्टेड टू अननोन, मदर डिक्लेयर्ड डेड। अर्जुन का श्वास रुक सा गया। उस क्लिप में किसी ने डेलिब्रेट तरीके से कुछ अलग कर रखा था। एक शैडोड फिगर, वह जेस्चर जिसे केवल पिता ही करता था, एक अंगूठे पर कॉपर मार्क। यह सब फादर की साइकोलॉजिकल आर्टिस्ट्री थी। वह हर चीज को हाफ ट्रूथ में लपेट कर भेजता था ताकि देखने वाला खुद ही कटु निर्णय कर ले। अगली सुबह अर्जुन ने डिसीजन लिया, पहला पब्लिक स्ट्राइक होगी। उसने कोर्टयार्ड में जाने से पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लीक का प्लान बनाया। निखिल ने ऑफशोर ट्रांजैक्शन लॉग्स पब्लिक डोमेन में डाल दिए। रेवा ने कुछ साइकोलॉजिस्ट टेस्टिमोनीज और सर्वाइवर इंटरव्यूज तैयार किए, और एक एनजीओ जर्नलिस्ट जिसे अर्जुन ने पहले प्रोटेक्ट किया था, वह सब रिलीज को रेडी रखा। वे ट्रूथ बॉम्ब के साथ कोर्टयार्ड पर पहुंचे। वह कोर्टयार्ड जहां वॉलंटियर आज भी सुबह की प्रार्थना करते थे। अर्जुन ने स्पीकर्स ऑन कर दिए। फुटेज, बैंक ट्रांसफर्स, टेस्टिमोनियल्स सब खुलकर कोर्टयार्ड में गूंजने लगे। पहले एक कंफ्यूज की लहर आई, फिर एक गुस्सा, और फिर कुछ वॉलंटियर्स की आंखें खुल गईं। उसी दौरान कोर्टयार्ड के बीच में फादर की रिकॉर्डेड वॉइस ने कोशिश की, पर उसके शब्द अब एको की तरह थे। क्रेडिबिलिटी टूट रही थी। तभी कोर्टयार्ड में वह अद्भुत क्षण आया। अनन्या खुद स्टेज पर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने मेरी दुनिया और मेरे पिता की दुनिया दोनों को देखा है। मैं इंसान बनना चाहती हूँ। उस बयान ने कोर्टयार्ड में एक पृथक कंपन पैदा कर दिया। कुछ ने चिल्लाकर विरोध किया, कुछ रो दिए, पर वो पल इरिवर्सिबल बन गया था। फादर के फॉलोअर्स में दरार पड़ने लगी। और सबसे महत्वपूर्ण, अर्जुन ने रामनाथ के साथ मिलाकर एक फाइल निकाली जिसमें उन्होंने दिखाया कि सावित्री का नाम सैंक्चुरी रिकॉर्ड्स में था, पर उसके बाद रिकॉर्ड अब्रप्टली स्टॉप्ड। उनकी लॉयर टीम ने तुरंत लीगल ऑर्डर्स पिटवाए और पुलिस ने एक टेम्पररी रेड ऑर्डर दे डाला। पर फादर ने हार नहीं मानी। उसने कोर्टयार्ड का मीडिया नैरेटिव तोड़ने के लिए एक और बार साइकोलॉजिकल वेपन छोड़ी। एक लाइव फीड जिसमें एक महिला का चेहरा दिखाई दिया। उसके चेहरे पर वही पहचान थी पर शब्द थे, तुम मुझे भूल जाओ बेटे, मैं नहीं आना चाहती। यह लाइव फीड को देखकर अर्जुन का हृदय गिर पड़ा। वह समझ गया कि फादर अब उसे व्यक्तिगत स्तर पर तोड़ना चाहता था। उसका एम था कि अर्जुन स्वयं ही पीछे हट जाए, अपमानित होकर पिघल जाए। पर अर्जुन अब खून के बदले योजना में बदल चुका था। उसने अपना गुस्सा शांत किया और कहा, हम एविडेंस से लड़ेंगे, नॉट विद इमोशंस। उसने लाइव फीड के ओरिजिन को ट्रेस करवाया और पाया कि फादर ने उसे कोर्टयार्ड की ओन स्पीकर सिस्टम से ब्रॉडकास्ट कराया था। यह कॉल उन्हें ट्रैप में रखने की चाल थी। उनकी क्रेडिबिलिटी पर वार और भी ज्यादा भीषण था। दिन का सूर्य ढलने से पहले कोर्टयार्ड में जो भी हुआ वो एक छोटी जीत थी। फादर जिंदा बचेगा, पर उसके डेवोटीज के भीतर डाउट सीर हो गया था। पर असली झटका तब आया जब रामनाथ ने हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में और गहराई से खोदा। उसने एक ओल्ड नर्स का नाम निकाला जो अभी भी जीवित थी और जो एक गांव के छोटे हॉस्पाइस में रहती थी। उसका नाम था मीरा देवी। रामनाथ कह रहा था, वो नर्स ही शायद उस दिन हॉस्पिटल पर मौजूद थी। अर्जुन के हाथ जैसे एक ठंडी लौसी निकली। वह मीरा तक तुरंत पहुंचे। मीरा ने पहले झिझक दिखाई पर फिर रो पड़कर कहा, मैंने उस बच्चे को देखा था, मुझे याद है। उसके हाथ पर एक कॉपर कॉर्न था, पर मैंने बचपन में ऐसा क्यों याद रखा मुझे नहीं पता। और मैंने सुना था कि उसे किसी को दिया गया था, पर उस वक्त किसी ने कहा कि बच्चे की माँ को मार दिया गया है। मीरा की आंखों में अफसोस था, पर उसके शब्दों ने अर्जुन के भीतर एक नई लहर जगा दी। यह हाफ ट्रूथ अब पूरी कहानी के करीब आ रही थी। रात गहरी हुई। फादर ने दूसरी ओर अपने फॉलोअर्स को संबोधित किया। उसने कहा, जो भी सच्चाई सामने आएगी वह केवल सत्य के एक रूप है।
सत्य तो मैं रचता हूँ। उसकी आवाज में अब घमंड के साथ खतरनाक थरथराहट थी। वह जानता था कि उसकी दुनिया में दरार आ रही है, पर उसने भी तय कर लिया था कि वह अपनी लड़ाई को और गहरा कर देगा। अर्जुन ने सेफ हाउस लौटकर अनन्या को देखा। उसने उसकी आंखों में आज और भी ठोस जुबान देखी। वह उस दिन स्टेज पर आई थी। उसने खुद को चुना था। अब उसकी आवाज ने सैंक्चुरी में दरार डाल दी थी। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि जैसे हवा भी डर के बोझ से थमी हुई हो। अर्जुन कक्ष में अकेला बैठा था। उसके भीतर एक अदृश्य आंधी चल रही थी। यह युद्ध अब शरीरों पर नहीं रहा, यह युद्ध अब आत्माओं के भीतर जल रहा था। पिता ने उसकी स्मृतियों को हथियार बना लिया था। उसका बचपन, उसकी उत्पत्ति, उसकी माँ, सब पर सवाल फेंक दिए थे। अर्जुन की आंखों में वही नवजात दृश्य चमका। शिशु के हाथ में तांबे का सिक्का, वही सिक्का जो उसकी पहचान का रहस्यमय प्रतीक बन चुका था। यही सिक्का पिता ने मंत्र की चाबी बना दिया था। अर्जुन ने महसूस किया, पिता उसका विनाश बाहर से नहीं करेगा, पिता उसे भीतर से घोल देगा। अनन्या भी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसका मन बार बार पुराने मंत्रों की ध्वनियां सुन रहा था, पर उसने अपनी हथेलियों में नाखून के दबाव से वास्तविकता को पकड़ा। उसने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ। यह वाक्य उसके भीतर ढाल बन रहा था। पिता की तांत्रिक भाषा कमजोर होने लगी। उसी रात सूचना आई कि पिता के गुप्त आश्रय से एक अनुयायी बाहर निकला है और वह कोई गूढ़ संदेश लेकर जा रहा है। अर्जुन ने आदेश दिया, उसे जीवित पकड़ो। कुछ समय बाद वह अनुयायी पकड़ा गया। कक्ष में पूछताछ आरंभ हुई। अनुयायी पहले निश्चल बैठा रहा, फिर अचानक उसने अपने कानों में दोनों उंगलियां ठूंसकर जोर से चीख दी, तुम लोग समझ ही नहीं सकते, वह कोई मनुष्य नहीं, वह मूल सत्य है। अर्जुन ने धधकती आंखों से कहा, वह मनुष्य है, देव नहीं। अनुयायी कांपते शरीर से बोला, तुम उसके साथ ही जन्मे हो, तुमसे यह सत्य कोई नहीं छीन सकता, तुम्हारे रक्त में उसका मंत्र लिखा है। यह वाक्य अर्जुन को सीधा भीतर तक काट गया। अर्जुन कुछ क्षण मौन रहा, फिर धीमे स्वर में पूछ बैठा, मेरी माता? वह अनुयायी लगभग रोते हुए फुसफुसाया, वह जीवित थी, पर अब उसका अस्तित्व देह का नाम नहीं रहा, वह पिता के अनुष्ठान में विलीन हो चुकी है। अर्जुन का मन उस क्षण चीर की तरह फट गया। उसकी आंखों में पहली बार सिर्फ क्रोध नहीं, बल्कि गहरी पीड़ा झलकने लगी। अनन्या जो कक्ष के बाहर खड़ी सब सुन रही थी, उसके भीतर पहली बार अर्जुन के दर्द के लिए ज्वाला जगी। वह केवल उसकी पत्नी नहीं थी, अब वह उसके दुख की साक्षी बन चुकी थी। वह उसके साथ इस अंधकार में डूबने से नहीं डर रही थी। अर्जुन उस रात बालकनी में अकेले खड़ा रहा। उसकी आवाज भारी थी, पर भीतर स्टील जैसी अंतिम दृढ़ता उभर आई। अब यह युद्ध प्रतिशोध के लिए नहीं, अब यह युद्ध सत्य के लिए है, मेरी असली पहचान की रक्षा के लिए है। मैं इस अधम को जड़ से काटूंगा। और उसी रात आकाश के अंधकार में जैसे कहीं दूर गूंज उठी पिता की धीमी पर भयावह धड़कन। युद्ध की दिशा बदल चुकी थी। रात बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, पर अर्जुन के भीतर एक अजीब तिलमिलाहट बढ़ती जा रही थी। अब यह सिर्फ उसका और पिता का युद्ध नहीं था, अब यह उस हर बच्चे का युद्ध था जिसे किसी तांत्रिक सिद्धांत के नाम पर भटका दिया गया था। उसके भीतर पहली बार किसी के लिए लड़ने का असली कारण जन्म ले चुका था। वह अनन्या के कमरे के बाहर बैठा था और उसे नींद में बार बार बेचैनी दिखाई दे रही थी। उसकी उंगलियां बेचैनी में मुड़ती थी, उसका सीना ऊपर नीचे हांफता था, जैसे उसका अवचेतन अभी भी उन पुराने मंत्रों से लड़ रहा हो। अर्जुन ने उसके माथे पर हाथ रखा। अनन्या की सांस थोड़ी सामान्य हुई। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि उसकी मौजूदगी अब उसके लिए दवा बन चुकी है। सुबह होते ही अर्जुन ने अपने लोगों से कहा कि अब वह इस लड़ाई को सीधे भीतर की जड़ों से शुरू करेगा। उसे उन लोगों की सूची चाहिए थी जिन्हें पिता ने बचपन में चुना था। वे बच्चे अब बड़े हो चुके थे और अलग अलग जगहों पर बिखर चुके थे। यह पिता की सबसे पुरानी शक्ति थी। जितनी पुरानी जड़ उतनी गहरी पकड़। अर्जुन को यह जड़ें काटनी थी। उसी दिन उसे एक पुराना अभिलेख मिला जिसमें उन चुनिंदा बच्चों के नाम दर्ज थे जिनको विशेष साधना के लिए तैयार किया गया था। सूची में एक नाम देखकर अर्जुन की सांस ठहर गई। वह नाम था अर्जुन के पास बचपन में एक दिन के लिए रहने वाला एक बालक। अर्जुन अचानक जड़ हो गया। उसे याद था वह चेहरा। वह बालक अचानक एक दिन गायब हो गया था और कभी फिर नहीं मिला। अब वह नाम इस सूची में था और उस नाम के आगे लिखा था कि वह बच्चा अब पिता की अगली पीढ़ी वाले अनुष्ठान का केंद्र है। अर्जुन का दिल पहली बार इस स्तर पर डूबा। वह बच्चा उसकी तरह था, उसी तरीके से छोड़ा गया, फिर वापस खींचा गया और फिर खो दिया गया। अर्जुन ने मन में तय किया कि वह उस बच्चे को ढूंढेगा, चाहे पिता कोई भी दीवार बनाए, चाहे वह उसे कहीं भी छुपा दे। ये पहला असली मोड़ था जिसमें अर्जुन का लक्ष्य पिता को हराना नहीं, बल्कि उस हर आत्मा को वापस लाना था जिसे पिता ने अपने मंत्रों में जंजीर बना दिया था। अनन्या जागी और उसने अर्जुन की आंखों में यह आग देखी। वह कुछ नहीं बोली, पर वह समझ गई, यह युद्ध अब अतीत को बचाने का नहीं, भविष्य को बदलने का बन चुका था।
अर्जुन और अनन्या रात में पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी लेकर आगे बढ़ रहे थे। आसमान बिल्कुल काला था पर हवा में एक बहुत अजीब सी घुटन थी। जंगल के दोनों तरफ पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी पल चलकर सड़क के बीच आ जाए। रास्ता इतना सुनसान था कि गाड़ी की आवाज खुद एक डर जैसा सुनाई दे रही थी। अनन्या खिड़की से बाहर देखती रही। उसके भीतर हर पुरानी याद एक धुंध की तरह फिर से बननी शुरू हो गई थी। वह बचपन जिसमें उसे याद आता था कि किसी ने उसे एक बार आंख पर काला कपड़ा बांधा था और मंत्र जैसा कोई तेज तीखा शब्द उसके कान में चुभता हुआ गया था। तब वह छोटी थी, उसे कुछ समझ नहीं आया था, पर उस पल कुछ उसकी आत्मा में दर्ज हो गया था। वह अब पहली बार ये समझ पाई कि उसकी दिमागी बेचैनी कभी उसकी अपनी कमजोरी नहीं थी, ये किसी छिपे हुए प्रहार की निशानी थी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि इस बार कोई भी पुरानी आवाज उसके तय किए मार्ग को नहीं पलट पाएगी। वह पिता को नहीं, उन छुपे हुए नियमों को तोड़कर वापस जाएगा जिनसे पिता ने अपना साम्राज्य बनाया था। जैसे जैसे वे पहाड़ी गांवों के नजदीक पहुंचते गए, अर्जुन के भीतर एक और सवाल जागा। अगर पिता यह सब जानता था कि अनन्या अब उसके साथ है, तो फिर पिता उसे रोकने आया क्यों नहीं? क्या पिता चाहता है कि अर्जुन किसी खास दिशा में पहुंचे? यह बात उसको सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि पिता कभी बिना उद्देश्य कुछ नहीं करता था। अर्जुन ने अपना फोन उठाया और प्रोटेक्ट टीम को संकेत भेजा कि अगर अगले चतुर्थांश इलाके में नेटवर्क लॉक होता है तो समझ जाना कि जाल तैयार है। उसका सिस्टम इस हद तक तैयार हो चुका था कि वह पिता के मन के ढांचे को पढ़ लेता था। अनन्या ने पूछा कि वह कौन सा बच्चा था जो अचानक उसके दिमाग में इतना गहरा उतर गया। अर्जुन ने बताया कि वह बच्चा एक दिन उसके पास आया था। उस दिन उसकी आंखें इतनी शांत थी जैसे उसके अंदर कोई तूफान पैदा होने से पहले रुका हुआ था। उस बच्चे ने उसे कहा था कि अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो हम सब मारे जाएंगे। उस बच्चे की आवाज में इतनी सच्चाई थी कि अर्जुन ये बात आज तक नहीं भूल पाया था। और अगले ही दिन वह बच्चा गायब हो गया। अर्जुन ने कभी उसका नाम नहीं जाना था, लेकिन आज इस सूची में वही नाम सामने आया। आज यह साफ हो गया कि वह तब सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वह पिता के आने वाले बड़े रिचुअल की पहली कड़ी था। अचानक गाड़ी के सामने सड़क पर कुछ चमकती आंखें दिखाई दी। अर्जुन ने ब्रेक बेहद शांत तरीके से दबाया, बिना आवाज किए, बिना पैनिक हुए। सामने लंबे आकार जैसे इंसानों के साए दिखाई दिए, पर यह इंसान नहीं थे। यह वही ट्रेंड विशिष्ट अनुयायी थे जो आवाज नहीं निकालते, ब्रीथ कंट्रोल रखते हैं और जिनके लिए दर्द एक आदेश की तरह इस्तेमाल होता है। अनन्या की हथेलियां ठंडी हो गई। अर्जुन ने धीरे से कहा कि यह पिता के भेजे नहीं है, यह फादर के ओल्ड बेस वाले हैं। मतलब फादर के पुराने देवाधारी केंद्र अभी भी सक्रिय हैं। इसका मतलब फादर चाहता है कि अर्जुन इस दिशा में आगे बढ़े। इसका मतलब यह रास्ता फादर ने खुद उसके लिए खोल रखा है। अचानक उन सायों में से एक ने हाथ उठाया। उसके हाथ में एक बहुत पुराना काला धागे जैसा ताबीज था। वह ताबीज जैसे अर्जुन की तरफ संकेत कर रहा था और बिना बोले उन सबने धीरे धीरे पीछे हटकर रास्ता खाली कर दिया। अर्जुन की समझ एक पल के लिए रुक गई। ये परमिशन थी, ये साइलेंट अलाउ था। पिता चाहता था कि अर्जुन यहाँ पहुंचे। अर्जुन ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अनन्या ने एक बात बहुत साफ महसूस की, ये लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं थी, यह लड़ाई मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक सब स्तरों पर एक साथ खुल रही थी। अर्जुन ने कहा कि पिता की योजना अब उससे कहीं बड़ी है जितना उसने सोचा था। यह बच्चे रिचुअल किसी शरीर के कंट्रोल के लिए नहीं थे, यह मानस और इच्छा शक्ति के बाइंड के लिए था। पिता का लक्ष्य शक्ति पर कब्जा करना नहीं था, पिता का लक्ष्य इच्छा पर कब्जा करना था। और इच्छा पर कब्जा करने वाला मनुष्यों को कंट्रोल नहीं करता, वह भविष्य को कंट्रोल करता है। अगली सुबह जैसे ही पहाड़ी मार्ग खत्म हुआ और सड़क शहर की तरफ उतरने लगी, अर्जुन की आंखों में अजीब सी आग और अजीब सा सन्नाटा साथ साथ बस गया। वह गाड़ी चला रहा था और सामने देखते हुए भी उसके मन में कई जगह एक साथ खुल रही थी। यह रात सिर्फ एक कड़ी नहीं थी, ये पूरी श्रृंखला की पहली वास्तविक दिशा थी जहां पिता की सोच अब साफ दिखाई देने लगी थी। पिता ने उसे रोका नहीं, पिता ने रास्ते से परे कोई हमला नहीं किया, पिता ने उसे उन अनुयायियों के सामने खुला रास्ता दिया। मतलब पिता उसे योजना के भीतर धकेल कर वही ले जा रहा था जहां वह चाहता था। अर्जुन अब उलझन में नहीं था, उसे अब यह समझ आने लगा था कि पिता उसे हर उस स्तर पर ले जाएगा जहां उसकी अपनी आत्मा सवाल करे और अपने पुराने डर का सामना खुद करे। पर अर्जुन का अंतर बदल चुका था। अनन्या उसके साथ थी और उसकी मौजूदगी ने अर्जुन के भीतर वो क्षमता जगा दी थी जो कभी पिता भी सोच नहीं पाया होगा। अर्जुन अब प्रतिक्रिया में नहीं, रणनीति में चल रहा था। शहर की सीमा पर पहुंचते समय एक पुरानी धुन अनन्या के मन में बार बार उठ रही थी। वह खुद उस धुन को पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन उसे एहसास था कि ये धुन कभी कहीं किसी पुराने कमरे में सुनी गई थी। शायद किसी बच्चे की आवाज के बीच, शायद किसी मंत्र के बाद, शायद किसी छुपे हुए दिमागी वार से ठीक पहले। अर्जुन ने उससे कहा कि यह अनुष्ठानों के प्रभाव की पुनरावृत्ति है। पुरानी धुन का अवचेतन से लौटना ही इस बात का संकेत है कि पिता का जाल सिर्फ मन पर नहीं, स्मृतियों पर भी चलता है।
पिता यादों का इस्तेमाल हथियार की तरह करता है। शहर पहुंचकर अर्जुन ने अपने विशेष नेटवर्क को एक कूट संकेत भेजा। यह नेटवर्क उन टूटे हुए लोगों का था जो कभी पिता की रीति में थे। वो लोग दुनिया से नहीं कटे, पर जीवन से कट चुके थे। उनमें से एक वह आदमी था जिसने कभी पिता की अनुष्ठानिक विधि में सहयोग दिया था। एक समय उसमें विश्वास था कि वह किसी शक्ति निर्माण का भाग है, पर अपनी ही परिवार को खोने के बाद वो पागलपन में टूट गया और जंगल की तरफ जा बसा। अर्जुन ने उसी से मिलने का निर्णय किया। जंगल के बीच वो पुरानी चौकी मिली जिसमें धूल जमा थी। कमरे में उस टूटी हुई मेज के पीछे वह आदमी शांत बैठा था, जैसे कोई बूढ़ा सन्नाटा बन चुका हो। अर्जुन को देखते ही उस बूढ़े आदमी की आंखों में जैसे कोई पुराना डर दोबारा उभर आया। उसने अर्जुन की तरफ देखा और कहा कि पिता ने जो भी रचा वह शक्ति के लिए नहीं था। पिता किसी बात पर विश्वास नहीं रखता। पिता सिर्फ नियंत्रण पर विश्वास रखता है। पिता की साधना किसी देव के लिए नहीं थी। पिता की साधना भविष्य के मानचित्र पर कब्जा जमाने की तैयारी थी। और इस योजना के केंद्र में वो बच्चे थे। अर्जुन उस आदमी से वही सवाल पूछता है जो उसके मन में उस रात से चिपका हुआ था। वो बच्चा जिसके बारे में उसने बताया था, वो अब कहाँ है? बूढ़ा आदमी थोड़ा देर चुप रहा, जैसे वह शब्दों को नहीं, स्मृतियों को उठाकर बाहर निकाल रहा हो। फिर उसने कहा कि पिता ने उस बच्चे को कहीं दूर नहीं छुपाया। पिता उसे दुनिया के सामने रखकर छुपा रहा है। वो बच्चा एक साधारण स्थान पर है जहाँ हर व्यक्ति रोज आता जाता है। उसे देखता भी है पर पहचान नहीं पाता। वो बच्चा उन भीड़ वाले स्थानों में है जहाँ नजरें चलती हैं, पर मन नहीं जाता। अर्जुन और अनन्या दोनों एक पल में समझ गए कि यह खोज अब अंधेरों वाली बंद गुफाओं की तलाश नहीं, बल्कि खुले आसमान वाले उन स्थानों में होगी जहाँ रोज लोग घूमते हैं। इस बात ने ही पूरी कहानी की दिशा बदल दी। इसका मतलब पिता दुनिया को यह सिखाना चाहता है कि सबसे कठिन जादू छिपने में नहीं है, सबसे कठिन जादू सामने खड़े रहकर भी पहचान से बचने में है। अर्जुन ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि उस बच्चे की पहचान कैसे होगी। बूढ़े ने कहा कि बच्चे की आंखों में वो शांत तूफान है जो कभी अर्जुन की आंखों में बचपन में था। वही खालीपन, वही मौन। अर्जुन ने उसी पल फैसला लिया कि अब लड़ाई का अगला चरण शहर की भीड़ में शुरू होगा। वह उस बच्चे को ढूंढेगा और उसे बचाएगा। पिता अब कथा का अंत तय नहीं करेगा। पिता अब बस शुरुआत लिख चुका है, अंत अर्जुन तय करेगा।